तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा यूनिट है पोस्ट आर थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट नर्सिंग रिसर्च का यूनिट नंबर 1 हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हमारे साथ क्या है, इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग रिसर्च है। अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू हम इस यूनिट को देखें तो ये यूनिट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब इसके पीछे वजह ये है कि इस यूनिट में आपको वो तमाम बेसिक टर्मिनोलॉजीज मिलेंगे जो कि आगे जितने भी यूनिट आएंगे उसमें आप लोगों को डिटेल से पढ़ने को मिलेगा। तो इसलिए अगर आप यूनिट नंबर 1 को सही तरह से समझ के इसको आप याद करते हैं तो इससे तकरीबन आपका 30 to 40% का पेपर जो है ना, वो मुकम्मल तौर पर इस एक यूनिट नंबर 1 से ही कवर हो जाती हैं। तो इसलिए यहाँ पर आज हम जो भी एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे तो इसको आप लोगों ने गौर से सुनना है और समझने की कोशिश करनी है। ठीक है? ओके डियर स्टूडेंट्स, आ जाते हैं हम अपने एमसीक्यूज की तरफ। हमारे पास एमसीक्यूज मौजूद हैं। एमसीक्यू नंबर 1 है, कहते हैं कि व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द नर्सिंग रिसर्च प्रोसेस। अच्छा जी, सबसे पहले जो है आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि रिसर्च आखिर कहते किसे है। रिसर्च जो है ये हमारे साथ एक सिस्टमेटिक स्टडी होती है जिसके ज़रिए हम पहले से मौजूद जो स्टडीज़ लोगों ने की होती है, ठीक है, तो उसको हम दोबारा से उसका हम क्या करते हैं, मुताला करते हैं और दोबारा से हम उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है? तो रिसर्च री मीन अगेन एंड सर्च मीन टू फाइंड आउट। तो वो प्रोसेस जिसके ज़रिए हम दोबारा से चीज़ों को जो है ना फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं, चीज़ों को दोबारा से आइडेंटिफ़ाई करने की कोशिश करते हैं, एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारी जो नॉलेज है उसमें मज़ीद बेहतर तरीके से इम्प्रूवमेंट आ जाए, हमारी जो प्रैक्टिसेस है वो मज़ीद बेहतर हो जाए, इम्प्रूव हो जाए, ठीक है? तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिसर्च प्रोसेस कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ एमसीक्यूज़ में कहते हैं जो कि ज़्यादातर अक्सर एग्ज़ाम्स में ये एमसीक्यूज़ आता है, ठीक है? कहते हैं कि व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द रिसर्च प्रोसेस? रिसर्च प्रोसेस में हमारे साथ जो सबसे पहला स्टेप होता है वो क्या होता है? देखिए, रिसर्च हम जब भी करते हैं तो रिसर्च करने के लिए ज़रूरी है कि आपको जो है ना मसाइल का पता हो। ठीक है? मतलब ये है कि रिसर्च हम क्यों करते हैं? रिसर्च हम इसलिए करते हैं कि हमारे कम्युनिटी में कोई ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जिसके बारे में जो है ना पहले किसी ने गौर व फ़िक्र नहीं की होती। ठीक है? तो उन प्रॉब्लम को समझने के लिए, उन प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें क्या करना होता है? डेटा गैदर करना होता है। हमें इंफॉर्मेशन हासिल करनी होती है ताकि उसी इंफॉर्मेशन के मुताबिक हम इन प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्यूशन निकाल सके और उसी सॉल्यूशन को इन प्रॉब्लम्स पर अप्लाई करते हुए उन प्रॉब्लम्स को हम क्या करें, ख़त्म करें, उसको हम हल कर सके। तो इसलिए हम रिसर्च करते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि हमारे साथ जो फर्स्ट स्टेप होता है रिसर्च प्रोसेस में वो क्या है? वो हमारे साथ डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। आपके पास जो मसला होता है ना, उस मसले को आइडेंटिफ़ाई करने के लिए, उस मसले को सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। लोगों को हम वो हाइलाइट करेंगे कि ये मसला जो है हमारी कम्युनिटी में पाया जाता है। डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम से मुराद ये है कि जिस मसले को हमने हल करना होता है, तो वो मसला जो है ना हमने सबसे पहले लोगों को हाइलाइट करके बताना होता है। तो पहला स्टेप हमारे साथ रिसर्च प्रोसेस में क्या होता है, डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपके पास इसमें करेक्ट आता है। एमसीक्यूज 20 सॉरी एमसीक्यूज 2 में कहते हैं कि विच रिसर्च डिजाइन इन्वॉल्व मैनिपुलेटिंग एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू डिटरमाइन इट इफेक्ट्स ऑन अ डिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा जी, इंशाल्लाह रिसर्च यूनिट में जो है ना, इस रिसर्च सब्जेक्ट में आपका एक यूनिट आने वाला है जिसमें हम वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे कि वेरिएबल्स हमारे साथ क्या होती है। ठीक है, वेरिएबल से मुराद ये है कि हमारे साथ कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़, ठीक है, जिसके ज़रिए हमें क्या मिलती हो, हमें इंफॉर्मेशन मिलती हो, तो ऐसी चीज़ को हम वेरिएबल
वेरिएबल कहते हैं, ठीक है? जो कि वेरी होती है, चेंज होती रहती है। तो यहाँ पर एमसीक्यूज़ में आपसे पूछ रहे हैं कि हमारे साथ रिसर्च डिज़ाइन से मुराद रिसर्च की वो कौन-सी किस्म है, जिसमें अगर हम एक वेरिएबल को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, तो इस एक वेरिएबल के चेंज होने की वजह से दूसरा वेरिएबल जो है ना, वो खुद ब खुद चेंज होना शुरू हो जाए। उसके डेटा में खुद ब खुद चेंज आना शुरू हो जाए। तो कहते हैं कि हमारे साथ वो कौन-सी रिसर्च स्टडी होती है जिसमें हम एक वेरिएबल को चेंज करते हैं ताकि उस वेरिएबल के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो हमें दूसरे वेरिएबल में देखने को मिले। तो ये हमारे साथ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन होती है। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में हम ये सब कुछ करते हैं, ठीक है? अच्छा जी, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात हो रही है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? जो कि खुद मुख्तार हो, जिस पर किसी चीज़ का असर ना हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट कहते हैं। और डिपेंडेंट से मुराद ये है जो कि दूसरी चीज़ों पर इन्हिसार करती हो। सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अगर हम चेंज करें और इस चेंज की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या आ जाए, दूसरे वेरिएबल में चेंजेस आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि ये दूसरा जो फैक्टर है, ये दूसरे जो वेरिएबल है, ये क्या कर रहे हैं? टोटली इन्हिसार कर रहे हैं फर्स्ट वेरिएबल पर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर। तो इस तरह के जो रिसर्च डिज़ाइन होते हैं या रिसर्च स्टडी होती है, तो हम एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में करते हैं। ऑप्शन ए इसमें आपके पास करेक्ट आएगा। 3 में कहते हैं कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ रिसर्च हाइपोथेसिस। रिसर्च हाइपोथेसिस किसे कहते हैं? सबसे पहले आप इसको समझें। रिसर्च हाइपोथेसिस से मुराद ये है कि मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि हमारी कम्युनिटी में जो है ना, हमारे कम्युनिटी में जो है आजकल लोग बहुत ज़्यादा हाइपरटेंसिव हो रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने एक स्टेटमेंट पास किया कम्युनिटी के बारे में। अब मेरी जो बात है ये ठीक भी हो सकती है और ये गलत भी हो सकती है। सो मैंने एक स्टेटमेंट पास किया है कम्युनिटी के हवाले से कि हमारे कम्युनिटी में ज़्यादातर जो केसेस हमें आजकल देखने को मिल रहे हैं वो क्या है, हाइपरटेंसिव की केसेस है। तो रिसर्च हाइपोथेसिस से मुराद ये है कि हम रिसर्च बेस एक स्टेटमेंट जो पेश करते हैं, ठीक है? तो ये स्टेटमेंट हम किस मकसद के लिए पेश करते हैं? तो ये हम इसलिए पेश करते हैं ताकि टू प्रेडिक्ट द आउटकम ऑफ अ स्टडी, ताकि हम जो स्टडी कर रहे हैं, ताकि हम जो रिसर्च कर रहे हैं, तो उस रिसर्च का हमें एक प्रॉपर रिजल्ट मिले। देखिए, मैंने बात कर ली है ना कि एक कम्युनिटी में हाइपरटेंसिव केसेस ज़्यादा है। तो अब इस बात को सच साबित करने के लिए या गलत साबित करने के लिए आपको रिसर्च करनी होगी, और वो रिसर्च जब पूरा होता है तो उसके बाद जो है ना आपके पास आउटकम आते हैं, आपके पास रिजल्ट आते हैं, और उस रिजल्ट के मुताबिक फिर आप कहते हैं कि मेरी जो हाइपोथेसिस है ये ट्रू हाइपोथेसिस है या नल हाइपोथेसिस है। ट्रू हाइपोथेसिस मतलब यह है कि मेरी बात सच निकली है, और नल हाइपोथेसिस का मतलब यह है कि मेरी बात गलत साबित हुई है। तो इस तरह के जो रिसर्च हाइपोथेसिस होते हैं, ठीक है, इसको पेश करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि हम अपनी स्टडी के जो आउटकम है, जो रिजल्ट्स है, जो कि एक्सपेक्टेड होते हैं, जिसका अभी हमें मुकम्मल अंदाज़ा या कंफर्म पता नहीं होता, तो उस रिजल्ट्स के बारे में जस्ट हम प्रिडिक्शन देते हैं, ताकि उस प्रिडिक्शन को हम क्या करें, आइडेंटिफाई कर सके, ठीक है? तो ऑप्शन सी इसमें आपके पास करेक्ट आएगा। एमसीक्यूज 4 में कहते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड सैंपल इन रिसर्च। पॉपुलेशन किसे कहते हैं? पॉपुलेशन से मुराद ये है कि आपका जो पूरा पाकिस्तान की आबादी है, ये आपकी क्या है, ओवरऑल पॉपुलेशन है। इस पूरे पाकिस्तान में से आप ले लो चले लाहौर की आबादी, लाहौर की आबादी हो गई, या आप कह सकते हैं कि केपीके की जो आबादी है, ठीक है, तो ये हमारे साथ क्या हो गए, ये हमारे साथ हो गया सैंपल। तो ये सैंपल जो है इसको हमने कहाँ से लिए? पॉपुलेशन से लिए। तो पाकिस्तान ये पॉपुलेशन है, पाकिस्तान की ओवरऑल आबादी, और इस ओवरऑल आबादी में हमने केपीके को स्पेसिफाई किया है, तो केपीके की जो सिर्फ आबादी है, तो इसको फिर हम क्या कहेंगे? सैंपल कहेंगे। तो दोनों में डिफरेंस ये है, ठीक है? पॉपुलेशन रिफर्स टू द एंटायर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल दैट द रिसर्चर इज इंटरेस्टेड इन स्टडिंग, ठीक है? आपकी जो ओवरऑल आबादी होती है, लोगों का जो मजमुआ होता है, जिसको रिसर्च ने क्या करनी होती है, स्टडी करनी होती है। जबकि सैंपल क्या है, इस ओवरऑल आबादी से एक छोटा सा हिस्सा जब आप निकाल लेते हो, अलग कर लेते हो, और उसको फिर आप स्पेसिफिकली स्टडी करते हो, तो इसको फिर हम क्या कहते
हैं, सैंपल कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसमें आपके पास करेक्ट आएगा। एमसीक्यूज की समझ आ रही है आप स्टूडेंट्स को? जी सर। ओके, वेरी गुड। एमसीक्यूज 5 में कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड। देखिए हमारे साथ दो तरह के रिसर्च मेथड होते हैं, एक क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड होता है और एक क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड होता है। क्वांटिटेटिव में हम क्वांटिटी के हवाले से बात करते हैं, जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च में हम क्वालिटी के बारे में बात करते हैं कि आया इसकी क्वालिटी अच्छी है या बुरी है, आया हमारे साथ ये चीज़ें जो है ना सही हैं या गलत है, ठीक है? आया गुड है या बैड है, राइट है या रॉन्ग है, तो क्वालिटी के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है? तो क्वालिटेटिव रिसर्च के फिर हमारे साथ मज़ीद अक़साम आते हैं, इसमें हमारे साथ ऑर्डिनल डेटा आता है, नॉमिनल डेटा आता है, डिस्क्रीट डेटा आता है, ठीक है? और इसके अलावा जो है ना बहुत सारे इसके टाइप्स हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि हमारे साथ मंदरजेल में से क्वालिटेटिव रिसर्च के टाइप में से कौन सा मेथड जो है हमारे साथ क्वालिटेटिव रिसर्च में आता है। तो केस स्टडी जो हम करते हैं ना, स्पेसिफिकली एक केस को हम स्टडी करते हैं, तो ये हमारे साथ क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड का क्या है, एक मेथड है। सही है। MCQ 6 में कहते हैं कि what is the term used to describe the process of selecting participant for a research study। कहते हैं कि हमारे साथ वो प्रोसेस, वो अमल या वो तरीका जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम पार्टिसिपेंट को सेलेक्ट करते हैं अपने रिसर्च के लिए, जो सैंपल होते हैं ना उसको हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सैम्पलिंग कहते हैं। और जो सैंपल होता है, जो मुकम्मल हम क्या करते हैं, एक पार्ट जो है ना ओवरऑल पॉपुलेशन से अलग करते हैं, उसको हम सैंपल कहते हैं। और ये जो सिलेक्शन प्रोसेस होती है इसको हम क्या कहते हैं, सैंपलिंग कहते हैं, ठीक है? तो सैंपल और सैंपलिंग में फ़र्क है, ये आपको पता होना चाहिए, कंफ्यूज इसमें नहीं होना है आपने। 7 में कहते हैं कि which type of validity is concerned with the degree to which study finding can be generalized to a larger population। कहते हैं कि हमारे साथ वैलिडिटी की वो कौन सी किस्म है जिसमें हम ये बात करते हैं कि ये जो हमने स्टडी की है, तो इस स्टडी को जो है ना हम कितने लोगों पर या कितने पॉपुलेशन पर जो है ना अप्लाई कर सकते हैं, या आया ये जो स्टडी है ये ओवरऑल पॉपुलेशन के लिए वैलिड है या सिर्फ एक खास तबके के लोगों को हम इसमें जो है ना ऐड कर सकते हैं। तो ये जो हमारे साथ वैलिडिटी की टाइप है इसको हम एक्सटर्नल वैलिडिटी कहते हैं। क्या? एक्सटर्नल वैलिडिटी, ठीक है? जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम ओवरऑल लार्जर पॉपुलेशन को क्या करते हैं, देखते हैं, और ओवरऑल लार्जर पॉपुलेशन को जो है ना इसमें हम स्टडी करते हैं, ठीक है? अच्छा जी, एमसीक्यूज़ जी 8 की तरफ आते हैं। एमसीक्यूज़ 8 में कहते हैं कि व्हाट इज़ अ डिपेंडेंट वेरिएबल इन अ रिसर्च स्टडी। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का भी स्टार्ट में ही मैंने आपको बता दिया कि डिपेंडेंट वेरिएबल से मुराद ये हैं, वेरिएबल से मुराद कोई भी चीज़, ठीक है, जो कि हमें क्या करती हो, इन्फॉर्मेशन देती हो, उसको हम वेरिएबल कहते हैं। तो डिपेंडेंट वेरिएबल से मुराद ये है कि ये हमारे साथ वो फैक्टर होते हैं, ठीक है, ये हमारे साथ वो चीज़ें होती हैं, ठीक है? वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो कि क्या होते हैं, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं दूसरे वेरिएबल्स के साथ। मतलब ये है कि अगर दूसरे वेरिएबल्स में किसी किस्म की चेंजेज़ आती हैं, तो इन दूसरे वेरिएबल्स में चेंजेज़ के आने की वजह से ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये भी खुद ब खुद चेंज होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह के जो वेरिएबल होते हैं, जो कि दूसरी चीज़ों पर इन्हिसार करते हैं, दूसरी चीज़ों की वजह से इसमें चेंजेस आती हो, तो ऐसे वेरिएबल को हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे, ठीक है? तो ऑप्शन ए हमारे साथ ये 8 में ऑप्शन बी जो है करेक्ट आता है कि अ वेरिएबल दैट इज मेजर्ड इन ऑर्डर टू डिटरमाइन इट रिलेशनशिप विद अनदर वेरिएबल, ठीक है? इसलिए हम इसकी स्टडी करते हैं ताकि हमें पता चले कि आया इसके दूसरी चीज़ों के साथ कोई ताल्लुक है या नहीं है, आया डायरेक्टली रिलेशनशिप है या इनडायरेक्टली है। तो ऑप्शन बी इसमें आपके पास क्या आएगा, सही आएगा। कोई कंफ्यूजन है? नहीं सर। एमसीक्यूज 9 की तरफ आ जाते हैं। एमसीक्यूज 9 में कहते हैं कि
व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अ लिटरेचर रिव्यू इन अ रिसर्च स्टडी? जब भी हम रिसर्च करते हैं, आप लोग इंशाल्लाह फोर्थ सेमेस्टर में रिसर्च करेंगे, तो रिसर्च में आपकी ये सारी चीज़ें जो है ना काम आएंगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि थर्ड सेमेस्टर में ही आप लोग इसको सही तरह से समझें, ताकि फिर वहाँ पर रिसर्च के दौरान आप लोगों को किसी किस्म का मसला जो है ना वो फेस ना करना पड़े। लिटरेचर रिव्यू जो है ना, ये रिसर्च में हम क्यों करते हैं? लिटरेचर रिव्यू का मकसद क्या होता है? लिटरेचर रिव्यू से मुराद ये है कि मिसाल के तौर पर आप किस चीज़ पर स्टडी कर रहे हो। मिसाल के तौर पर आप जो है ना डायबिटीज़ मिलाइटिस पर स्टडी कर रही हो, या डायबिटीज़ मिलाइटिस पर आप रिसर्च करने वाली हो। तो ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ़ पहली वाहिद आप है जो कि इस टॉपिक पर रिसर्च कर रही हो। आपसे पहले भी बहुत से लोगों ने इस पर रिसर्च किए हुए होते हैं, ठीक है? उनके आर्टिकल, उनके जर्नल, उनके जो हमारे साथ रिसर्च पेपर होते हैं, वो ऑलरेडी मौजूद होते हैं, ठीक है? तो उन लोगों की जो स्टडी है, उसको जब हम देखते हैं, उसको जब हम थोड़ा-सा स्टडी करते हैं, उससे डेटा गैदर करने के लिए, उससे इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए, ठीक है? उससे आइडिया हासिल करने के लिए, तो इस तरह की जो स्टडी होती है, इसको हम कहते हैं लिटरेचर रिव्यू। मतलब ये है कि हमसे पहले लोगों ने जो टॉपिक पर रिसर्च की होती है, तो उनके आर्टिकल की जब हम मुताला करते हैं, उसको जब हम स्टडी करते हैं, ताकि उससे हमें डेटा मिले, इंफॉर्मेशन हो, ठीक है? हासिल हो। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? लिटरेचर रिव्यू कहते हैं। तो लिटरेचर रिव्यू क्या है? टू प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ प्रीवियस रिसर्च ऑन द टॉपिक। जिस टॉपिक पर आप रिसर्च कर रहे हो, तो इस टॉपिक पर आपसे पहले लोगों ने जो रिसर्च की थी, तो उन्होंने क्या लिखा था इस टॉपिक के हवाले से, तो थोड़ा सा इससे आइडिया लेने के लिए हम जो मुताला करते हैं दूसरे लोगों के आर्टिकल्स, रिसर्च को, जर्नल पब्लिकेशन को, तो इसको हम कहते हैं लिटरेचर रिव्यू। क्लियर है? जी सर। एमसीक्यूज 10 में कहते हैं कि व्हाट इज अ रिसर्च क्वेश्चन? रिसर्च क्वेश्चन सिंपल बात है कि वो क्वेश्चन, वो प्रॉब्लम, वो सवालात जिसके लिए हमने रिसर्च स्टार्ट की होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? रिसर्च क्वेश्चन कहते हैं। अ क्वेश्चन दे द रिसर्चर आस्क टू गाइड द स्टडी, ठीक है? वो क्वेश्चन जिसके मुताबिक जो है हम अपनी स्टडी करते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी रिसर्च हमने स्टार्ट की होती है, वो सवालात जिसके जवाबात ढूंढने के लिए हमने रिसर्च की स्टार्ट की होती है, तो इसको हम रिसर्च क्वेश्चन कहते हैं। 11 में कहते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रॉस सेक्शनल स्टडी और लॉन्गिट्यूडनल स्टडी? क्रॉस सेक्शनल स्टडी और लॉन्गिट्यूडनल स्टडी के दरमियान क्या डिफरेंस है, इसको आप लोग समझे। ये असल में हमारे साथ क्वांटिटेटिव रिसर्च की क्या है? टाइप्स है, ठीक है? क्वांटिटेटिव रिसर्च के टाइप्स है। कहते हैं कि अ क्रॉस सेक्शनल स्टडी इन्वॉल्व कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम पार्टिसिपेंट एट अ सिंगल पॉइंट इन टाइम। मतलब ये है कि क्रॉस सेक्शनल स्टडी जो है, ये हमारे साथ रिसर्च स्टडी, रिसर्च की वो टाइप है जिसमें हम एक ही टाइम पर एक ही सिंगल केस के बारे में हम क्या करते हैं? डेटा गैदर करते हैं। एक ही सिंगल प्रॉब्लम को जो है हम क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? क्रॉस सेक्शनल स्टडी कहते हैं। जबकि लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में हम क्या करते हैं? कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम पार्टिसिपेंट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब ये है कि जो हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स होते हैं, तो उनसे पीरियड ऑफ टाइम से मुराद ये है कि वक्तन फ़वक्तन उनसे हम क्या कर रहे होते हैं? डेटा गैदर कर रहे होते हैं। बार बार जो है हम उनसे डेटा गैदर करते हैं। तो इस वजह से इसको लॉन्गिट्यूडनल स्टडी कहते हैं, जो कि एक लॉन्ग टाइम पीरियड पर मुश्तमिल होती है। जबकि क्रॉस सेक्शनल स्टडी में हम एक ही टाइम पर जो है ना पार्टिसिपेंट से डेटा लेते हैं, और फिर दोबारा उनसे हम वो डेटा नहीं लेते, बस एक ही टाइम हमने डेटा कलेक्ट करना होता है। तो ये मेन डिफरेंस है क्रॉस सेक्शनल स्टडी और लॉन्गिट्यूडनल स्टडी के दरमियान। क्लियर है? सॉरी सर, ये मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्रॉस सेक्शनल स्टडी होती है, ये हम बताते खुद करते हैं या हम किसी से भी ले सकते हैं इसका देखें डेटा? देखें देखें
जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं ना, तो सबसे वैलिड और सबसे बेस्ट मेथड यही है कि आप खुद उस रिसर्च में इन्वॉल्व हो। आप खुद उसमें जो है ना इन्वॉल्व हो, खुद आप चीज़ें देखें। अगर आप दूसरे लोगों के ज़रिए जो है ना डेटा गैदर करते हैं, तो हो सकता है वो लोग अपना काम आसान करने के लिए बस अपने आप से जो है ना उसमें इंफॉर्मेशन डाले, जो कि एक्यूरेट नहीं हो सकता, जो कि गलत हो सकता है। तो आपकी जो ओवरऑल प्रोसेस होगा, जो ओवरऑल स्टडी होगी, तो वो वैसे ही ज़ाया हो जाएँगी। और अगर आप खुद करते हैं तो आपको पता होगा कि ये डेटा जो मैंने लिए है बिल्कुल ठीक है? खुद से मैंने इसमें एडिशन नहीं किए, तो आपके पास जो रिज़ल्ट आएँगे तो वो बिल्कुल प्रिसाइज़ और करेक्ट रिज़ल्ट्स आएँगे। तो उसका फिर आपको फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा। तो आप दूसरे लोगों के ज़रिए भी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर ये रिस्क होगा कि आपको कंफ़र्म नहीं होगा कि ये डेटा जो मुझे मिली है, ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन है या अपने आप से किसी ने जो है ना लिख के मुझे दी है। ये मसला इसमें होता है, ठीक है? नहीं, सॉरी सर, मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से हम लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी हम करते हैं, तो हम वक़्तन-फ़वक़्तन जो उसमें पार्टिसिपेट होते हैं, जो लोग शामिल होते हैं, उनसे हम डेटा कलेक्ट करते हैं। हाँ, तो इसी तरह से हमें अगर वो सेशनल स्टडी करें, तो उससे भी हम जो होते हैं कि एक ही पॉइंट पे, एक ही टाइम पे हमने स्टडी करनी है, एक ही वो टाइम हमने पर खुद करनी है या हम किसी से ले कर सकते हैं? नहीं, इसमें नहीं। पॉसिबल है या नहीं? नहीं, वो हम एक ही टाइम पर जितने भी हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स होते हैं, तो सबसे एक ही टाइम पर जो है ना हम डेटा क्या कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं और उसी डेटा को फिर हम आगे यूज़ करते हैं। जबकि जो लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी होती है, तो इसमें मिसाल के तौर पर 1 घंटा पहले आपने डेटा लिया था सारे पार्टिसिपेंट से, अब 1 घंटा बाद दोबारा आप उनसे डेटा ले रहे हो, फिर 1 घंटा बाद उनसे दोबारा ले रहे हो। तो वक़्तन-फ़वक़्तन पीरियड एक ख़ास टाइम पीरियड के बाद आप उनसे बार-बार जो है ना डेटा कलेक्ट कर रहे हो, तो ये आपके पास जो है ना पीरियोडिक टाइम मतलब लॉन्गिट्यूड उसके मुताबिक जो है ना आप डेटा गैदर कर रहे हो, तो इस वजह से इसको लॉन्गिट्यूडिनल कहते हैं। ओके, थैंक यू सर। ओके, वेलकम। मज़ीद आगे बढ़ते हैं, एमसीक्यू 12 में कहते हैं कि व्हाट इज़ अ रिसर्च डिज़ाइन। तो ये भी मैंने अभी आपको स्टार्ट में ही कहा कि रिसर्च डिज़ाइन से मुराद ये है कि आप किस तरह की स्टडी कर रहे हो। आया आपकी स्टडी जो है ना क्वालिटेटिव स्टडी है या क्वांटिटेटिव स्टडी है। अगर क्वालिटेटिव स्टडी है तो कौन सी किस्म की स्टडी है, कोहॉर्ट स्टडी है, केस कंट्रोल स्टडी है, ठीक है, या क्रॉस सेक्शनल स्टडी है, या काज़ाए एक्सपेरिमेंटल स्टडी है, कौन-सी स्टडी है? आपकी जो रिसर्च है वो किस किस्म की रिसर्च है? तो रिसर्च डिज़ाइन से मुराद ये है कि द प्लान फॉर कंडक्टिंग अ रिसर्च स्टडी, मतलब ये है कि किस किस्म की रिसर्च स्टडी आप करना चाह रहे हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च स्टडी या क्वांटिटेटिव। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम रिसर्च डिज़ाइन कहते हैं, ठीक है? तो ऑप्शन बी इसमें आपके पास क्या आएगा? करेक्ट आएगा। कोई क्वेश्चन है? नो सर, थैंक यू। अच्छा जी, मज़ीद आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर एमसीक्यूज़ नंबर कौन-सा है हमारे साथ? 13 है। सर, एमसी एमसीक्यूज नंबर 13। एमसीक्यूज़ 13 में कहते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, सीरियसली मैं आपको कह रहा हूँ। अभी कल ही जो है ना मेरे एमएसएन स्टूडेंट है, ठीक है, उनके जो है ना फाइनल एग्ज़ाम हो रहे थे, फाइनल एग्ज़ाम, ठीक है, उनके पेपर थे और रिसर्च का पेपर था। पहला जो क्वेश्चन उनका एमएसएन में जो पहला क्वेश्चन आया था पेपर में, वो यही क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा। प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा के दरमियान डिफरेंस क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या है। तो आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि उन्होंने पढ़ा नहीं था, तो उनको ये सिंपल क्वेश्चन नहीं आ रहा था, ठीक है। मैंने स्टार्ट में भी तमाम स्टूडेंट्स को कहा था कि अगर आप लोग रिसर्च को, बायोस्टैटिस्टिक्स को, एपिडेमियोलॉजी को इस थर्ड सेकंड सेमेस्टर में सही तरह से समझें, तो जब अगर आप लोग एमएसएन करेंगे तो एमएसएन में ये चीज़ें आप लोगों के लिए पानी की तरह आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो मैं उनको कह रहा था कि यार आप लोगों ने ये स्टडी क्यों नहीं की है, पोस्ट आर एन में आप लोगों ने जस्ट डिग्री लेने के लिए आप लोगों ने एडमिशन की थी और अब यहाँ पर एमएसएन भी आप लोग कर रहे हो और हाल आपका ये है कि प्राइमरी और सेकेंडरी
प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा के दरमियान आपको डिफरेंस करना नहीं आता और ना ही आप लोगों को इसकी डिफिनीशन आती है। तो बात करने का मेरा मकसद ये था कि यहाँ पर जो आप लोग एमसीक्यूज़ पढ़ रहे हैं, ये ऐसे एमसीक्यूज़ हैं कि अगर आप इससे एमएसएन की प्रिपरेशन करें तो वो भी कर सकते हैं। अगर आप इससे एनक्लेक्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर आप इससे जो है ना एमओएच या डीएचई टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इतने वैलिड एमसीक्यूज़ है ये। तो फ़ायदा आप लोगों का ही है, ठीक है? बार-बार इधर-उधर जाने के बजाय अच्छा है कि एक ही चीज़ को पकड़े और सही तरह से उसको समझे। प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा और सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा से मुराद ये है कि हमारे साथ वो डेटा जो कि आप खुद कलेक्ट करते हैं, जैसे अभी आपने बताया था ना, तो मैंने आपको कहा कि ऐसा डेटा जो कि जिसको कैरी करने के लिए आप खुद रिसर्च में इन्वॉल्व हो, खुद जो है घर घर जाके लोगों के साथ मिलके उनसे इंटरव्यू लेके उनसे आप डेटा गैदर करें। तो ये जो डेटा आपने खुद गैदर की है तो इसको हम प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा कहते हैं। इसकी ऑपोजिट अगर आप दूसरे लोगों को कहें और उनको कहें कि आप जाएं मेरी जगह पर और इन लोगों से जो है ना इंफॉर्मेशन जमा करें, इन लोगों से जो है ना सवालात करके जवाबात इन लोगों से इकट्ठा करें, ठीक है? और फिर मेरे पास लेके आ जाए, तो दूसरे लोगों के हाथों जो डेटा आपने गैदर किया होता है, तो इस तरह के डेटा को हम फिर क्या कहेंगे? सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा कहेंगे। तो ये इसमें मेन डिफरेंस है। तो आप देखिए कितना इजी क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन जो है एमएसएन के स्टूडेंट्स को नहीं आ रहा था। आप यकीन करेंगे इस बात पर? मुश्किल है यकीन करना। नो सर। हाँ जी। मुश्किल है यकीन करना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जो भी पढ़ रहे हैं, ठीक है? डिग्री तो आप लोगों को वैसे भी मिलनी है, वो तो आप लोगों को मिलनी ही मिलनी है, उससे आपको कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन कम से कम आप लोग इतना पढ़ें कि अगर आप लोग फिर आगे आपसे कोई पूछे तो कम से कम आप उनको सिर्फ़ वो डेफ़िनिशन भी बता दें तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है? तो काइंडली अपनी नॉलेज को भी थोड़ी-सी इम्प्रूव करें। 14 में कहते हैं कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ रिसर्च इन नर्सिंग। अब हम नर्सिंग में रिसर्च क्यों करते हैं? तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि नर्सिंग में रिसर्च करने का बुनियादी मकसद अपने जो प्रैक्टिसेस है उसको एविडेंस बेस बनाना। मतलब ये है कि जो भी प्रैक्टिस आप करते हैं उसके पीछे आपके पास एक वैलिड रीज़न होना चाहिए, एक वैलिड जवाब आपके पास होना चाहिए कि अगर आपसे कोई पूछे तो आप फिर उनको जवाब दे सके कि ये काम मैंने इस वजह से किया है और इसके पीछे ये वजह थी। तो इस मकसद के लिए हम रिसर्च करते हैं। दूसरी वजह इसकी ये है कि अपने प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करने के लिए, तीसरी वजह ये है कि अपनी नॉलेज को रिगार्डिंग नर्सिंग केयर उसको इम्प्रूव करने के लिए हम करते हैं। तो नर्सिंग में हम रिसर्च करने का मकसद यही होता है टू एस्टेब्लिश अ नर्सिंग डायग्नोसिस, ताकि हम नर्सिंग डायग्नोसिस जो है बेहतर तरीके से कर सके, टू एस्टेब्लिश टू डेवलप नर्सिंग इंटरवेंशन ताकि हमारी जो नर्सिंग केयर है वो इफ़ेक्टिव हो, और टू इवालुएट नर्सिंग केयर ताकि हम अपनी नर्सिंग केयर की इवालुएशन जो है बेहतर तरीके से करें। तो इसमें आपके पास ऑप्शन डी जो है ये क्या आएगा? करेक्ट आएगा। तो ऑल ऑफ द अबव जो है ये आपके पास क्या है? करेक्ट है। एमसीक्यूज 15 में कहते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। देखिए, अगर ये एमसीक्यूज आप लोग समझ के याद करें तो मैं आप लोगों को इतना कह रहा हूँ कि आप लोगों को स्लाइड्स देखने की ज़रूरत नहीं है। लेक्चर्स अगर देखते हैं तो जस्ट वो डिफिनीशन आप लोगों को समझ में आ जाएगी, वरना अगर आप इसको समझ के याद करें तो फिर बाकी कोई भी चीज़ जो है ना आप लोगों को देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च के दरमियान क्या डिफरेंस है? तो ये तो स्टार्ट में भी मैं आपको बता चुका हूँ। कहते हैं कि हमारे साथ क्वालिटेटिव रिसर्च इन्वॉल्व कलेक्टिंग नॉन न्यूमेरिकल डेटा। ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि वो रिसर्च जिसमें हम किसी चीज़ के क्वालिटी के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। तो क्वालिटी में हमारे साथ गुड, बैड आता है, रॉन्ग, राइट आता है, ठीक है? मुख्तलिफ़ किस्म के नॉमिनल डेटा जो हमारे साथ होता है या ऑर्डिनल डेटा जो हमारे साथ होता है, ये सारी चीज़ें आपके पास जो है ना क्वालिटेटिव रिसर्च में आती है। सही है? नॉन न्यूमेरिकल डेटा जिसमें हमारे साथ नंबर वगैरह ऐड नहीं होते या नंबर वगैरह हम उसमें यूज़ नहीं करते। इस वजह से इसको नॉन न्यूमेरिकल डेटा कहते हैं। जबकि क्वांटिटेटिव
रिसर्च जो है ये हमारे साथ वो रिसर्च होती है जिसमें तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे साथ नंबर्स फॉर्म में होती है, न्यूमेरिकल डेटा फॉर्म में होती हो, तो ऐसे रिसर्च को फिर हम क्वांटिटेटिव रिसर्च कहते हैं। तो ये मेन डिफरेंस का आपको पता होना चाहिए। 16 में कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा। तो एन इंटरव्यू विद अ पेशेंट, पेशेंट से आप इंटरव्यू ले रहे हो, तो ये आपके पास क्या हो गई, एग्जांपल हो गई प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा का, जो कि अभी मैंने आपको बताया था। 17 में कहते हैं व्हाट इज द रिसर्च वेरिएबल। तो वेरिएबल मैंने आपको कहा था कि कोई भी करेक्टरिस्टिक्स, कोई भी चीज़ जो कि हमें दूसरे चीज़ों में, दूसरे वैल्यूज़ में हमें फ़र्क करने में क्या करती हो, आसानी पैदा करती हो, तो ऐसी चीज़ों को, ऐसे करेक्टरिस्टिक्स या ऐसे फैक्टर्स को हम क्या कहेंगे, वेरिएबल कहेंगे। ठीक है, तो ये वेरिएबल की डेफिनेशन भी आपके पास यही एमसीक्यूज में ही मौजूद है, बुक में देखने की ज़रूरत नहीं है। 18 में कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ कन्वीनियंस सैंपल। कहते हैं कि कन्वीनियंस सैंपल्स की जो लिमिटेशन है वो क्या है। इट इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। मतलब ये है कि वो पॉपुलेशन जिसमें हमारी इंटरेस्ट होती है, जिस पर हम रिसर्च करने वाले होते हैं, तो वो पॉपुलेशन जो है ना, वो पॉपुलेशन हम कन्वीनियंस सैंपल्स के ज़रिए जो है ना उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो ये कन्वीनियंस सैंपल की क्या है, लिमिटेशन है। मतलब ये है कि कन्वीनियंस सैंपल के ज़रिए आप अपनी जो इंटरेस्ट ऑफ स्टडी होती है या इंटरेस्ट ऑफ पॉपुलेशन होता है उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसमें आपके पास क्या आएगा, करेक्ट आएगा। समझ आ रही है? जी सर। ओके, वेरी गुड। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यूज 18 में कहते हैं कि नो सर, 19। एमसीक्यूज नंबर 19 में कहते हैं कि व्हाट इज़ अ रिसर्च इंस्ट्रूमेंट। तो रिसर्च इंस्ट्रूमेंट वो टूल जो कि हम रिसर्च के दौरान यूज़ करते हैं उसको हम रिसर्च इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। द टूल्स that is used to collect data in a research study is called research instrument। 20 में कहते हैं which of the following is an example of research hypothesis। तो hypothesis का मैंने आपको कहा था कि किसी चीज़ के बारे में आपकी जो राय होती है, जो मफूज़ा होता है क्या, या क्या कहते हैं उसको, मफूज़ा होता है कि इस तरह का जो वर्ड है वो यूज़ करते हैं, मफरूज़ा। हाँ, आपका जो स्टेटमेंट होती है उसको हम हाइपो, नजरिया सर। जी नजरिया, नजरिया। हाँ, नज़रिया भी आप कह सकते हैं, या मफ़रूज़ा भी कह सकते हैं, या आपकी जो राय होती है, ठीक है, उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। तो हाइपोथेसिस एक एग्जांपल आपको दिए हैं कि पेशेंट हु रिसीव अ पर्टिकुलर मेडिकेशन विल हैव बेटर हेल्थ आउटकम देन दोज हु डू नॉट। अब ये एक स्टेटमेंट है कि वो लोग जो कि ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उनकी सेहत क्या होगी, अच्छी होगी बनिस्बत उन लोगों के जो कि दवाइयाँ नहीं ले रहे। तो अब ये बात ठीक हो भी सकती है और ठीक नहीं भी हो सकती है। तो इसको जानने के लिए फिर हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं। तो ऑप्शन ए इसमें आपके पास क्या आएगा, करेक्ट आएगा। ये एक एग्जांपल है हमारे साथ रिसर्च हाइपोथेसिस की। 21 में कहते हैं व्हाट इज अ लिटरेचर गैप। लिटरेचर गैप किसे कहते हैं, लिटरेचर रिव्यू का तो मैंने, रिव्यू मतलब दोबारा देखना, ठीक है। लिटरेचर गैप से मुराद, गैप का मतलब क्या है, कमी पेशी का होना। तो ये किसी चीज़ में कमी पेशी का आना। तो लिटरेचर गैप से मुराद ये है कि अ गैप इन नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग दैट एग्जिस्ट इन द लिटरेचर ऑन अ पर्टिकुलर, किसी खास टॉपिक के हवाले से आपकी नॉलेज में जो कमी पेशी होती है, या आप उस टॉपिक को समझने से कासिर हो हुए होते हैं किसी चीज़ की वजह से। तो जिस चीज़ की वजह से आप उस टॉपिक को समझ नहीं पा रहे होते हैं, अंडरस्टैंड करने में आपको दुश्वारी हो रही होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लिटरेचर गैप कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसमें आपके पास क्या आएगा, करेक्ट ऑप्शन आएगा। समझ आ रही है? जी इजी है कि मुश्किल है? सर, इजी है। इजी है ना? बस अच्छा। थोड़ा-सा आप लोगों ने हाँ जी सर। प्रैक्टिस करनी होगी, खुद स्टडी करनी होगी, तो ये फिर इंशाल्लाह बहुत ईज़ी होगी और आप इंशाल्लाह 70 बाय 70 मार्क्स इसमें लेंगे, ठीक है? अगर थोड़ी-सी आप स्टडी करें।
22 में कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। तो रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ रिसर्च की एक किस्म है। तो रिसर्च डिज़ाइन की एक किस्म है। तो रेंडमाइज जिसे हम RCT कहते हैं, आप लोगों ने सुना होगा। रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल ये हमारे साथ क्या है, एक किस्म है रिसर्च डिज़ाइन की। तो ऑप्शन डी इसमें आपके पास क्या आएगा, करेक्ट आएगा। अच्छा जी, एमसीक्यूज 23 में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ डिपेंडेंट। सॉरी सर, मैंने आपसे पूछना था कि ये रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स जो होता है, ये 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। जो हाँ, तो इसमें कौन-सी चीज़ें हैं 3 जो होती हैं, वो कौन-सी हैं सर? देखिए, एक तो इसमें हमारे साथ 3 मतलब इसमें हमारे साथ 3 सैंपल होते हैं, ठीक है? एक रैंडमाइज़ सैंपल होता है जिसको हमने रैंडमली सेलेक्ट किया होता है, ठीक है? एक हमारे साथ जो है ना कंट्रोल सैंपल होता है जिसको हमने स्पेसिफ़ाई जो कि हमारे कंट्रोल में होता है। एक रैंडमाइज़ होता है मतलब वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। एक हमारे साथ कंट्रोल सैंपल होता है जिसमें सारी चीज़ें हमारी मर्ज़ी के मुताबिक हो रही होती, ठीक है? और एक जो है हमारे साथ अननोन होता है, मतलब उसके बारे में जो है हमें पता नहीं होता। ये आगे आने वाला है, इंशाल्लाह ये आपका क्लियर हो जाएगा। ये बहुत सिंपल सादा कांसेप्ट है और बहुत ई ओके डियर स्टूडेंट्स, तो हम अपने क्लास की तरफ आ जाते हैं वापस। तो हमारे साथ एमसीक्यूज़ मौजूद है। एमसीक्यू नंबर 23 में कहते हैं कि which of the following is an example of a dependent variable in a research study। तो dependent variable का तो ऑलरेडी मैंने आपको definition भी करके बताई है और इसका जो मतलब है वो भी आपको बताया है। तो यहाँ पर हमारे साथ जो करेक्ट ऑप्शन आता है तो वो क्या है, ब्लड प्रेशर है। ब्लड प्रेशर जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल की क्या है, एक एग्जाम्पल है, ठीक है? जो कि अकॉर्डिंग टू मुख्तलिफ सिचुएशन कभी ऊपर जाती है कभी नीचे आती है। तो सिचुएशन के मुताबिक ये चेंज होती रहती है। तो इस वजह से ब्लड प्रेशर क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। 24 में कहते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी इन अ रिसर्च स्टडी। अब वैलिडिटी का मैंने आपको पहले भी बताया था, इससे पहले भी क्वेश्चन आया था कि वैलिडिटी क्या है। मतलब ये है कि एक स्टडी आप किस हद तक जो है ना अप्लाई कर सकते हैं। आया ये स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक टू सैम्पल है या स्पेसिफिक टू पॉपुलेशन है, ठीक है? आप ओवरऑल पॉपुलेशन पर इसको अप्लाई कर सकते हैं या ख़ास कम्युनिटी तक जो है ना ये क्या है, एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर बात हो रही है इंटरनल और एक्सटर्नल वैलिडिटी की। तो अगर हम इंटरनल वैलिडिटी की बात करें तो इंटरनल वैलिडिटी से मुराद ये है कि internal validity refers to the extent to which the study measures what it claims to measure, ठीक है? मतलब ये है कि हमें स्टडी जिसे स्टडी हमें जो बताती है, ठीक है, हमें जो इंफॉर्मेशन देती है, तो वो इंफॉर्मेशन किस हद तक जो है ना हमारे साथ वैलिड है, ठीक है? तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इंटरनल वैलिडिटी कहते हैं। मतलब ये है कि किसी इंफॉर्मेशन की जो एक्यूरेसी है, जो ऑथेंसिटी है, ठीक है? तो इसको हम किस चीज़ के ज़रिए मेजर करते हैं, इंटरनल वैलिडिटी के ज़रिए मेजर करते हैं। जबकि एक्सटर्नल वैलिडिटी रिफर्स टू द एक्सटेंट टू विच द रिजल्ट ऑफ अ स्टडी कैन बी जनरलाइज टू अदर पॉपुलेशन। जो कि हमने पहले एमसीक्यूज में भी पढ़ा था कि किस हद तक हम अपनी स्टडी, अपने जो रिज़ल्ट है उसको मज़ीद लोगों पर अप्लाई कर सकते हैं और पॉपुलेशन पर अप्लाई कर सकते हैं। आया ये जो स्टडी या जो रिज़ल्ट हमारे पास आया है तो ये ओवरऑल पॉपुलेशन के लिए सेम रहेगा या किसी ख़ास कम्युनिटी तक जो है ना ये महदूद रहेगी, इसके इफ़ेक्ट्स या इसकी जो एप्लीकेशन है, ठीक है? तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम फिर एक्सटर्नल वैलिडिटी कहते हैं। तो दोनों के दरमियान डिफरेंस है, ठीक है? तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इससे जो है ना आपको फिर कोई मसला नहीं होगा। 25 में कहते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिसर्च क्वेश्चन एंड रिसर्च हाइपोथेसिस। तो मेन डिफरेंस इसमें यह है कि रिसर्च हाइपोथेसिस ये आपका क्या होता है, एक नज़रिया होता है किसी चीज़ के बारे में, आपकी राय होती है, आपका जो है ना मफरूज़ा होता है। जबकि रिसर्च क्वेश्चन वो सवालात होते हैं जिसके जवाबात ढूंढने के लिए आपने रिसर्च स्टार्ट की होती है। तो इसको हम रिसर्च क्वेश्चन कहते हैं। तो अभी आगे इसके ऑप्शन आया हुआ है तो उस ऑप्शन को अभी हम आगे
देखते हैं। सही है, देखिए वही बात है जो कि मैंने अभी आपको कही, इसमें कोई भी जो है ना वो नहीं है, बहुत ही सिंपल है। देखिए, अ रिसर्च क्वेश्चन इज अ क्वेश्चन दैट गाइड द स्टडी। रिसर्च क्वेश्चन ये हमारे साथ वो क्वेश्चन होते हैं जिसके मुताबिक हम अपनी रिसर्च कर रहे होते हैं, जिसके मुताबिक हमने अपनी रिसर्च को क्या की होती है, स्टार्ट की होती है। जबकि रिसर्च हाइपोथेसिस ये असल में हमारे साथ वो स्टेटमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो कि हमें दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप होती है, जो ताल्लुक होता है, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें आपके पास बी आएगा। 26 में कहते हैं व्हाट इज़ अ सिस्टमेटिक रिव्यू। एक तो हमने लिटरेचर रिव्यू सर की बात की सर थी। मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। सर मुझे ना ये जो इंटरनल वैलिडिटी आपने बताया ना, इसका नहीं समझ आया, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल वैलिडिटी का मतलब ये है कि जो इंफॉर्मेशन आपके पास आई है, जो डेटा आपने कलेक्ट किया है, जो इंफॉर्मेशन आपने गैदर की है, जो रिज़ल्ट आपके पास आई है, तो वो रिज़ल्ट जो है किस हद तक जो है ना एक्यूरेट है, उसकी करेक्टनेस, उसकी जो ऑथेंसिटी होती है, ठीक है, हम कहते हैं ना कि ये कितना ऑथेंटिक है, आया ये काबिल भरोसा है, काबिल यकीन है या नहीं है, ठीक है, तो कितना अकाउंटेबल है ये रिज़ल्ट हमारे साथ, कितना ये जो है ना हमारे साथ रिज़ल्ट क्या है, एक्यूरेट है। तो इसको हम कहते हैं इंटरनल वैलिडिटी। वैलिडिटी से क्या मुराद है, वैलिड, मतलब हमने हेल्थ असेसमेंट में पढ़ा है ना डबल चेक करना, वैलिडिटी। डबल चेक हम क्यों करते हैं, ताकि हमें मुकम्मल तौर पर उस चीज़ के बारे में पता चले। दूसरा जो एक्सटर्नल वैलिडिटी है, तो एक्सटर्नल वैलिडिटी जो है इसका मतलब ये है कि आपके पास जो रिज़ल्ट आई है, जो इंफॉर्मेशन गैदर की थी और उसका जो रिज़ल्ट आपके पास आई है, तो वो रिज़ल्ट जो है ना आया किसी ख़ास स्पेसिफिक कम्युनिटी तक महदूद है, सिर्फ उस स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए वो रिज़ल्ट एप्लीकेबल है, या ओवरऑल पूरे पॉपुलेशन के लिए वो रिज़ल्ट जो है ना हमारे साथ क्या है, एप्लीकेबल है। तो आया वो पूरा पॉपुलेशन उसको यूज़ कर सकती है या कोई ख़ास तबका उसको यूज़ कर सकती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल वैलिडिटी कहते हैं। अच्छा, जैसे इंटरनल में काबिल एतमाद हो गया कि मतलब और हम्म। सेकंड में जो है, सेकंड में हम क्या बोलेंगे अगर इजी याद रखना हो तो? सेकंड में आपने ये लिखना है कि हमारे साथ जो आउटकम आए हैं, तो ये हमारे साथ किस हद तक जो है ना ओवरऑल पॉपुलेशन के लिए एप्लीकेबल है। आया सब लोगों के ठीक। लिए ये जो है ना एप्लीकेबल है या कुछ लोगों के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है। ओके। एमसीक्यू 26 में कहते हैं कि सिस्टमेटिक रिव्यू से क्या मुराद है। तो सिस्टमेटिक रिव्यू का मतलब जो है ना वो यही है कि वो स्टडी दैट सिंथेसाइजेस द रिजल्ट ऑफ मल्टीपल स्टडी ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक। एक ख़ास टॉपिक के हवाले से आपने क्या किए होते हैं, बहुत सारे स्टडीज़ की होती है, ठीक है, बहुत सारे आपने जो है ना आर्टिकल पढ़े होते हैं, लेकिन उन सारे आर्टिकल्स को पढ़ने के बाद जो है ना आप जो है एक ख़ास अपनी रिव्यू देते हो, एक ख़ास अपना जो है ना अपनी बात पेश करते हो, तो इस तरह की स्टडी को फिर हम क्या कहेंगे, सिस्टमेटिक स्टडी कहेंगे। क्लियर है? एक मिनट वेट करें। मज़ीद अब हम आगे बढ़ते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ। एमसीक्यूज़ 2037 में कहते हैं कि व्हाट इज़ अ रैंडम सैंपल। रैंडम का मतलब क्या है, रैंडम किसे कहते हैं, हम आपके ज़ुबान में रैंडम किसे कहते हैं, रैंडम? रफली जो होता है। हाँ, रफली जो होता है। रैंडम मतलब ये है कि आप जो है ना किसको किसी साइड, मतलब एक को इधर से उठा लिया, दूसरे को उधर से, गडवर्ड पश्तो में उसको गडवर्ड कहते हैं, मतलब गडवर्ड मिक्सचर, मिक्सचर, ठीक है। सो व्हाट इज अ रैंडम सैंपल। रैंडम सैंपल से मुराद ये है कि अ सैंपल दैट इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द स्टडी पॉपुलेशन, मतलब वो पॉपुलेशन जिस पर आप रिसर्च करने वाले होते हो, तो उस पॉपुलेशन से आप लोगों को सेलेक्ट करते हो, लेकिन आप जो है ना स्पेसिफाई या किसी स्पेसिफिक करेक्टर के बेस पर उसको सेलेक्ट नहीं करते हो, बल्कि बाय चांस जो आपकी नज़र के सामने आता है आप उसको उठा रहे हो, कोई जान पहचान उसके साथ आपकी नहीं है, तो हर किसी
का जो है ना इसमें हर किसी के पास जो है ना 50-50% चांसेस होते हैं कि उसकी क्या हो जाए, सिलेक्शन हो जाए। तो इस तरह के जो सैंपल होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, रैंडम सैंपल कहते हैं, ठीक है। 38 में कहते हैं कि व्हाट इज अ रिसर्च इंस्ट्रूमेंट, तो ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वो टूल जो कि डेटा कलेक्ट करने के लिए रिसर्च स्टडी में यूज होते हैं उसको हम रिसर्च इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। 39 में कहते हैं व्हाट इज अ पायलट स्टडी, पायलट स्टडी से क्या मुराद है, देखिए बेसिक टर्म्स है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। A small scale study that is conducted to test the feasibility of a large study, मतलब ये है कि एक बड़ा रिसर्च करने से पहले एक छोटा सा हम क्या करते हैं, ट्राई मारते हैं कि आया ये चीज़ जो है काम करेगी या नहीं, या इससे हमें फ़ायदा होगा या नहीं होगा। तो इस तरह की जो स्टडी होती है इसको हम क्या कहते हैं, पायलट स्टडी कहते हैं। क्लियर है। जी सर। MCQs 40, व्हाट इज अ कोरिलेशन कोफिशिएंट, कोरिलेशन कोफिशिएंट से क्या मुराद है, कोरिलेशन कोफिशिएंट, कोरिलेशन मतलब इस टर्म को देखिए इससे ही आपको क्लियर हो जाएगा। कोरिलेशन कोफिशिएंट से मुराद ये है कि दो वेरिएबल के दरमियान जो रिलेशनशिप है, तो ये किस तरह की रिलेशनशिप है, आया डायरेक्ट रिलेशनशिप है या इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप की जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो किसी भी दो वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है, तो आया डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, और आया स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है या वीक रिलेशनशिप है, इसको जब हम मैयर करते हैं इसको हम क्या कहते हैं, कोरिलेशन कोफिशिएंट कहते हैं। 41 में कहते हैं कि व्हाट इज अ सिंगल ब्लाइंड स्टडी, अब ये भी बहुत बेसिक, देखिए ये वाला जो टॉपिक है ना सिंगल ब्लाइंड स्टडी, ये आपकी नर्सिंग रिसर्च का यूनिट नंबर 5 है कि यूनिट नंबर 6 है जिसमें ये टॉपिक जो है ना डिस्कस हुआ है, और यहाँ पर मैंने फर्स्ट यूनिट में ही इसको ऐड किया हुआ है। तो मतलब ये है कि अगर आप इसको यहाँ पर समझे तो आपका 30 to 40% जो स्टडी है वो यहीं से ही क्लियर हो जाती है यूनिट नंबर 1 से। सिंगल ब्लाइंड स्टडी क्या है, सिंगल ब्लाइंड स्टडी जो है ना वैसे हमारे साथ जो है ना तीन तरह की स्टडी होती है, एक सिंगल ब्लाइंड स्टडी होती है, एक डबल ब्लाइंड स्टडी होती है, और एक ट्रिपल ब्लाइंड स्टडी होती है। सिंगल ब्लाइंड स्टडी से मुराद ये है कि वो स्टडी जिसमें रिसर्चर डू नॉट नो व्हाट विच ग्रुप द पार्टिसिपेंट आर इन, ठीक है। मतलब ये है कि वो स्टडी जिसमें जो रिसर्च करने वाला होता है उसको पता नहीं होता कि ये जो लोग मेरे सामने मौजूद है तो ये किस ग्रुप से उठाए गए हैं, तो उसके बारे में जो है ना रिसर्च को कुछ पता नहीं होता, तो इस वजह से इसको कहते हैं सिंगल ब्लाइंड। डबल ब्लाइंड से मुराद ये है कि जिसमें ना तो रिसर्च को पता होता है और ना ही जो पार्टिसिपेंट है उनको पता होता है, ठीक है, कि हम पर कौन रिसर्च कर रहे हैं और क्या रिसर्च कर रहे हैं, तो इसको फिर हम डबल ब्लाइंड कहते हैं। तो सिंगल ब्लाइंड में हमारे साथ ऑप्शन सी आता है। फिर यहाँ पर मेटा एनालिसिस की बात हो रही है। मेटा एनालिसिस क्या है, मेटा एनालिसिस असल में हमारे साथ ये एक स्टेटिस्टिकल टेक्निक होते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं, जिसके ज़रिए हम मुख्तलिफ एक ख़ास टॉपिक से रिलेटेड मल्टीपल स्टडीज़ के जो रिजल्ट्स है उसको हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। तो कंबाइन करने से हमारे पास जो आंसर आते हैं, जो आउटकम आते हैं, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम मेटा एनालिसिस कहते हैं। मेटा मीन अ लार्ज अमाउंट, मेटा मीन बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा। सो मेटा एनालिसिस से मुराद ये है कि एक ख़ास टॉपिक पर आप बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल देखते हो और उसके बाद इन सब को स्टडी करने के बाद आप एक सिंगल रिव्यू देते हो, आप एक सिंगल कंक्लूजन देते हो जो कि इन सब आर्टिकल्स की नुमाइंदगी करती है, तो इसको हम मेटा एनालिसिस कहेंगे। ऑप्शन ए आपके पास इसमें क्या आएगा, करेक्ट आएगा। क्लियर है। सर मेटा एनालिसिस की समझ नहीं। मेटा एनालिसिस से मुराद ये है कि वो स्टडी जिसमें हम एक पार्टिकुलर टॉपिक के हवाले से बहुत सारे मल्टीपल रिसर्च आर्टिकल वगैरह क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। देखिए यहाँ पर यूज़ भी हुआ है मल्टीपल स्टडीज़, ठीक है, उन मल्टीपल स्टडीज़ से हमारे साथ जो रिज़ल्ट आता है, ठीक है, तो इस तरह की जो एनालिसिस हम करते हैं जो कि बहुत सारे आर्टिकल्स को स्टडी करने के बाद हमारे पास एक नतीजे पर हम पहुंचते हैं, तो इस टेक्निक को हम मेटा एनालिसिस कहते हैं।
ठीक है सर। सर इसमें हम यूँ कह सकते हैं कि बहुत सारे तज्ज़ियात या हम बहुत सारे जो हम नज़रिया करने के बाद या स्टडीज़ करने के बाद हमें एक यक या एक जो होता है मखसूस एक रिज़ल्ट हमें हासिल होता है तो उसको हम मेटा एनालिसिस कहते हैं। बिल्कुल, आप कह सकते हैं, मैंने भी यही कहा कि बहुत सारे आर्टिकल्स आप पढ़ लेते हो, उसकी लिटरेचर रिव्यू कर लेते हो, बहुत चीज़ें आप जब अंडरस्टैंड कर लेते हो, तो उसके बाद जब आप एक सिंगल कंक्लूजन देते हो, तो इसको हम इस टेक्नीक को हम क्या कहते हैं? मेटा एनालिसिस कहते हैं। 43 में कहते हैं कि विच व्हाट इज इंटरनल वैलिडिटी। इंटरनल वैलिडिटी से क्या मुराद है? द डिग्री टू विच एक्सट्रानियस वेरिएबल आर कंट्रोल इन द स्टडी। ठीक है, द डिग्री टू विच extraneous वेरिएबल आर कंट्रोल। अच्छा जी, यहाँ पर इंटरनल वैलिडिटी की बात हो रही है, तो इंटरनल वैलिडिटी और एक्सटर्नल वैलिडिटी कंसेप्ट जो है वही सेम है। ठीक है, बात। हाँ हाँ हाँ। इंटरनल वैलिडिटी की डिफिनीशन को आप देखें, द एक्सटेंट टू विच अ स्टडी एक्यूरेटली एस्टेब्लिश अ काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, इंश्योरिंग रिजल्ट आर नॉट ड्यू टू एक्सटर्नल कंफाउंडिंग फैक्टर। ठीक है, मतलब ये है कि ये हमारे साथ वो स्टडी होती है जिसमें हम जो कंफाउंडिंग फैक्टर है, कंफाउंडिंग फैक्टर का बताया था ना, जो थर्ड वेरिएबल होता है, तो उसको हम इसमें ऐड नहीं करते। थर्ड वेरिएबल को हम इस स्टडी में एक्सक्लूड करते हैं, बाहर निकालते हैं, और डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान जो काज इफेक्ट वाला रिलेशनशिप होता है उसको जब हम स्टडी करें, ठीक है, उसकी जो एक्यूरेसी है उसको जब हम देखते हैं, तो इसको फिर हम कहते हैं इंटरनल वैलिडिटी। जी सर। तो यहाँ पे तो इन्होंने लिखा हुआ है द डिग्री टू व्हिच एक्सट्रीम्स एक्सट्रानियस वेरिएबल आर कंट्रोल इन द स्टडी। हम्म जो हमारे कंट्रोल में होती है उसको कहते हैं तो इंटरनल, है ना? कंट्रोल में आपके और पास क्या आपने आता है? कंट्रोल में आपके पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल आते हैं और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल ये आपके कंट्रोल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये आपके कंट्रोल में होते हैं। अगर आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस लाते हैं, ठीक है, तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो खुद ब खुद चेंज हो जाता है। अगर आप डिपेंडेंट में चेंजेस लाते हैं तो इंडिपेंडेंट में चेंजेस नहीं आते। तो मतलब ये है कि ये आपके पास कंट्रोल स्टडी है। ठीक है, तो इस वजह से इसको इंटरनल वैलिडिटी कहते हैं। ठीक है, इसको जो हमारे खैर, कंट्रोल में है। हाँ, इसको आप खैर क्लास के बाद जब दोबारा आप ये वीडियो देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको दोबारा से सही समझ में आएंगी, कोई मसला नहीं है। सही है। सर ये एक्स्ट्रा न्यूज़ का मतलब है गैर ज़रूरी जो होती है, उसको हम निकाल देते हैं स्टडी को हाँ, तो और जो थर्ड हमारे कंट्रोल वेरिएबल में जो रह मैंने जाती है। अभी आपको कहा कि थर्ड वेरिएबल को जी हम सर। बाहर निकालते ताकि हमारे पास डेटा जो है करेक्ट आए, गलत ना आए। जी सर। External validity, the degree to which study finding can be generalized to other population। तो ये तो ऑलरेडी तकरीबन 3 दफ़ा हम एक्सटर्नल वैलिडिटी को जो है हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा जी, MCQs 45 में कहते हैं तो कि सर लिटरेचर। एक्सटर्नल वैलिडिटी का क्या किया था? मुझे तो आप समझ नहीं थी आई। मुझे वो काफ़ी दिमाग की समझ आ गई, वो नहीं अब मुझे कभी बोलेगा कि वो कंट्रोल में है। तो एक्सटर्नल में क्या था? लिखा हुआ है डिग्री टू व्हिच स्टडी फाइंडिंग्स कैन बी जनरलाइज्ड टू अदर पॉपुलेशन। कि कि मतलब जो हम किसी और हाँ, पॉपुलेशन से। जो एक स्टडी आपने की है, एक रिसर्च आपने कर ली है, एक टेक्निक आपने फॉलो कर लिया है, तो ये टेक्निक बाकी कितने लोगों पर एप्लीकेबल है? आया ये दूसरे लोग इस टेक्निक से फ़ायदा उठा सकते हैं या किसी ख़ास कम्युनिटी के लोग इसको यूज़ कर सकते हैं? तो इसको कहते हैं एक्सटर्नल वैलिडिटी। ठीक है। ठीक है, अच्छा जी,